सर मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि केजरीवाल बड़ी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। आप उनका अगर पूरा कैंपेन देख लें, कैसे कैसे मुद्दे लेकर वो आए। सिक्योरिटी कवर जब उनका हटा, जब वो जो उनको पंजाब पुलिस की मिली हुई थी, तब कितना शोर मचाया कि उनकी जान को खतरा है। आप देखिए आतिशी और भगवंत मान दोनों चुनाव आयोग पहुंच गए, कितना रोना धोना मचाया। बड़ा अजीब लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक शपथ पत्र पर साइन किए थे, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। उसमें तो ये लिखा गया था कि राजनेताओं को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, उनसे ज्यादा तो आम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। ये लिखी हुई उसमें लाइन जो हलफनामे पे उन्होंने साइन किया है। उसके बावजूद सिक्योरिटी के लिए रो रहे थे, जबकि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से भी उनको सिक्योरिटी मिली हुई है सर। तो ये इस तरह के ड्रामे अरविंद केजरीवाल ने पूरे कैंपेन में किए हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है सर, आपकी बात से मुझे भी इत्तेफाक लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली के लोगों की, वो अगर उनको अभी तक लग रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं बन पाया, तो फिर वो अगले 48 घंटे में कोई ना कोई ऐसा खेल करेंगे ताकि लोगों के अंदर सिंपैथी आ जाए कि अरे अरविंद केजरीवाल को ये हो गया वो हो गया। हो सकता है वो ये नौटंकी करे। ममता दीदी का आपने नाम लिया, तो उन्होंने भी विधानसभा चुनाव से पहले अचानक उनके पैर में चोट लग गई थी, याद कीजिए। प्लास्टर लगा के घूमती रही, लेकिन बाद में प्लास्टर अपने आप उतर गया जब चुनाव के नतीजे आए। तो हो सकता है कुछ मंत्र केजरीवाल ने वहां से ले लिया हो। कल मैं बी आर कैंप रेस कोर्स पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास है। वहां पे एक क्लस्टर्ड एरिया है, वहां पे हमें कैंपेनिंग की परमिशन मिली थी 6 से 10 बजे। उससे पहले आम आदमी पार्टी के नायकों को परमिशन मिली हुई थी। तो जब हम पहुंचे वहां, तो सुनीता केजरीवाल से निकल रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, मतलब मुझे, क्योंकि वो हम टकरा गए आपस में, काइंड ऑफ मतलब आमने सामना हो गया। हम जा रहे थे, वो आ रहे थे, और मैं पैदल था, मैं और मेरी टीम पैदल थी, और वो भी पैदल निकल के उस रेस कोर्स में एक पैसेज बना, उस पैसेज से निकलना पड़ता है आपको वहां से एग्जिट के लिए। तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक एक बड़ा, एक जो फिल्मों में देखते हैं ना, एक नायक या नायिका ऐसे 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 करते हुए वेव ऑफ हैंड्स, वेव ऑफ करते तेजी से, आई मीन, आप समझ सकते हैं ना कि हम एक आंदोलन के माध्यम से कभी लोग जुड़े थे इस देश में। मुझे इतना मतलब अजीब सा लगा, मैंने कहा ये क्या पॉलिटिक्स की जा रही है। मतलब व्यवस्था परिवर्तन की बातें की गई, जन लोकपाल बिल। अब जन लोकपाल बिल बात भी नहीं करते लोग। पंजाब में तो इनके पास पूरा असेंबली में मेजोरिटी है, तो ये कभी भी पास कर सकते हैं। आप पंजाब स्टेट में जन लोकपाल बिल पास कीजिए और सेट एन एग्जांपल सेट कीजिए पूरे देश के सामने कि एक स्टेट में अगर जन लोकपाल बिल, यानी कि कड़ा बिल आ सकता है जो भ्रष्टाचार से पूरी मुस्तैदी से लड़ सके, तो बाकी देश में बाकी स्टेट्स को भी एक मौका मिलेगा और पब्लिक प्रेशर पड़ेगा पूरे देश में लाने के लिए। लेकिन इनको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दे हैव टोटली फॉरगॉटन दैट। तो मुझे इतना अजीब सा लगा ना जिस ढंग से वो चल के जा रही थी वहां पे। इनकी पॉलिटिक्स अब उसी किस्म की हो चुकी है, मटमैली पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, अनैतिकता वाली, जो आपने एग्जांपल दिया अभी कि इलेक्शन कमीशन। क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी भी कोई ठीक ढंग से सीधी बात की है? जब भी देखो ब्लेम गेम, जब देखो ब्लेम गेम। जब हम यहाँ पे कॉपियां बांटने जाते हैं बच्चों को, अब तो कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, अब ये बांटते हैं लिफाफे, कॉपियां, गल्ला गल्ला खोल खोल के कैश बांटते हैं। तो हमने कहा हम कॉपियां बांटेंगे बच्चों को। मतलब अब ये नौबत आ चुकी है कि 10 सालों में दारू भी बांटने लगे, खुलेआम दारू बांटते। तो कुल मिला के जो इनके एक आम आदमी का एक उन्होंने प्रपंच रचा था, और उसके बाद ये अभी किस प्रकार से इन्होंने मैंगो मैन से एवोकेडो मैन बन गए। मैंगो होता है कि एक भारत में इस जब सीजन होता है तो इस किस्म का मिल जाता है कि एक आम व्यक्ति भी मैंगो खा सकता है, आम आदमी। अभी एवोकेडो मैन बन गया। एक एवोकेडो की लगभग 210 रुपए का आता है, 200 330 रुपए का। तो आम आदमी से एवोकेडो मैन बन चुके हैं। इनकी राजनीति की सोच बदल चुकी है। एवोकेडो मैन, आपने बड़ा अच्छा नाम दिया, एवोकेडो मैन बन गए आम आदमी से। राइट। लेकिन और साथ में अंजू जी ये देखिए ना कि इन्होंने जिस ढंग की पॉलिटिक्स की है, मतलब इन्होंने सच्चे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के रास्ते में कांटे बो दिए। एक संदेह पैदा हो गया कि पॉलिटिक्स तो ठीक ढंग से की ही नहीं जा सकती, जबकि इनको तो 67 सीटें मिली थी। जनता ने भरपूर प्रचंड बहुमत दिया था कि ठीक है, हम भी दुखी हैं भ्रष्टाचार से, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, आप लीजिए, हमने आपको सारी सीटें पकड़ा दी। और तब देखिए अब ये टिकटें बेच के पैसे कमाना, अब ये फिल्थी रिच हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पास इतना पैसा है कि जैसे बाकी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के समान व्यवहार करती है, इनका भी वही है। क्या डिफरेंस है? तो इसलिए 10 सालों में इनका कालचक्र तो अंत पे आज मतलब अब समाप्त होने वाला है। कर्मा की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है। बैडली लूज करेंगे ये,
इनका मोरल प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, जनता इनसे फेड अप हो चुकी है। सर, अभी जो इन्होंने जहर मिला दिया पानी में, हरियाणा सरकार ने, नरसंहार हो जाता, जेनोसाइड हो जाता अगर कुछ इंजीनियर नहीं देखते, उस इंजीनियर ने पानी को मिलने से रोक दिया, इसलिए दिल्ली के लोग बच गए। सर, ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया, बाद में कैसी सफाइयां दे रहे थे वो चुनाव आयोग को, ये क्या था? अरविंद केजरीवाल ऐसे कुछ भी बोल देते, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते, जबकि वो तो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा सीएम बताते थे, वो कुछ भी बोल देते। जो एक सर्टिफाइड एनार्किस्ट होते हैं, सर्टिफाइड, ये उनमें से एक है। मुझे लगता है इतनी अराजकता, इतना तो कोई भी नहीं है, इतना तो कोई भी नहीं है, इतना तो कोई भी नहीं है। जस्ट 5 मिनट। तो इतना तो कोई भी यहाँ पे, मतलब इतनी अराजकता वाली पॉलिटिक्स किसी ने नहीं की। तो ब्लेटेंट लाइज, खुलेआम झूठ बोलना। अच्छा, अब क्या है कि जो पहले एक जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, तो कई बातें जिस जंग से उठा के फेंकते थे लोगों पे, जैसे अब ध्यान होगा, पर्ची निकाल के फेंक दी कि अंबानी का ये स्विस बैंक अकाउंट है, ये पॉलिटिशियन भ्रष्ट है, वो पॉलिटिशियन भ्रष्ट है। तो लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वो फिल्मों में जैसे नायक होता है ना, नायक जैसा लगता था। अब सत्ता इनके सिर में घुस गई, इनको लगा कि मैं कुछ भी बोलूंगा बस होता जाएगा। तो जैसे सत्ता में दलित पॉलिटिक्स पे दलित कार्ड खेलने लग गए, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलने लग गए, इन्होंने सारी व्यवस्था चरमरा दी, ब्लेम गेम में घुस गए, टोटली ब्लेम गेम। मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से काम कीजिए, लेकिन आपको मैंडेट मिला, आप जनता का काम कीजिए। तो ये उसके बाद क्या होता है कि इनका जो एक होता है कि एक पर्सनैलिटी होती है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी अभी भी अपने आप को सोचता है कि मैं ठीक। मतलब आप ही सोचो, कोई पागल व्यक्ति ही बोलेगा कि हरियाणा या दूसरा कोई स्टेट पॉइजन करके पानी को पूरे दिल्ली को तबाह कर दे, बताइए। वो बायस इज चॉइस। आई मीन, लोग तो चिंता ही नहीं करते। आप ये बताइए अंजू जी, जिस जब ईडी ने इनको पकड़ा था आज से 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, तो उस वक्त एक सिंगल व्यक्ति तो सड़क पे आया नहीं। हाँ। जबकि अगर ये कोई लोक नायक होते ही तो दिल्ली जाम हो जाता ना उस दिन, तो कि भाई इस व्यक्ति को कैसे पकड़ लिया। सिंगल पंछी भी नहीं उड़ा, आईटीओ पूरा ब्लॉक कर दिया था पुलिस ने, बट लाइफ वाज एज यूजुअल, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हैज लॉस्ट हिज मोरालिटी। और जैसा मैंने कहा कि बाबा खड़क सिंह वाली स्टोरी इन पे फिट होती है, बाबा खड़क सिंह वाली। इन्होंने पॉलिटिक्स की जो सात्विकता थी, उसको इन्होंने दुर्गंध में बदल दिया। सर, जिस तरह के ड्रामे इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया, ये सोचिए कि जैसे 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, बड़ा सा पोस्टर ले आए, उस पर साइन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हर पोस्टर था भरोसा दिलाने के लिए कि मैं ये करूंगा। तो सर, लोगों को वो हलफनामा याद नहीं आया होगा जिसमें सालों पहले 2013 में दस्तखत किए गए थे कि ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। वो हलफनामा भी तो लोगों को याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब उस हलफनामे पर साइन करके उसको नहीं माना, तो ये 2100 रुपए दे दूंगा चुनाव के बाद, पहले क्यों नहीं दिए? सरकार तो आपकी थी। तो ये सवाल तो लोगों के मन में होते होंगे ना, आप जब लोगों से मिलते हैं तो वो तो बताते होंगे ना उनको कितना भरोसा है आप केजरीवाल पर। नहीं, लोग विश्वास करते ही नहीं इस बात पे। लोगों को पता है कि 21 रुपए नहीं मिलने वाले, पीपल नो इट। और दूसरा ये देखिए आप, जो इनकी इवन इवन आम आदमी पार्टी, अब देखिए इन्होंने स्लोगन क्या चलाया, फिर से आएंगे केजरीवाल। फिर से तो आ ही नहीं सकते ये केजरीवाल एज सीएम। ये वो सब जानते, जनता जानती है। जनता की आंखों में कब तक धूल झोंकेंगे आप ये बताइए। जनता को पता है कि बेल पे है, ही इज आउट ऑफ तिहाड़ जेल, बेल पे है। और जब शुरू होगा मुकदमा फिर से, तो ये जेल में जाएंगे। तो पीपल नो इट। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने पार्टी भी नहीं संभाली। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। 8 विधायकों ने परसों दूसरी पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने। उसमें मदन लाल, मैं नई दिल्ली विधानसभा में बैठा हूँ, कस्तूरबा नगर विधानसभा बगल में है, मदन लाल वहां के विधायक है, मतलब थे। अब तो मतलब अब इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे परसों, तो वो आम आदमी पार्टी के थे। भावना गौड़ पालम से, राजेश ऋषि जनकपुरी से, ये सब अन्ना आंदोलन के समय के लोग हैं। मदन लाल जी को छोड़ दीजिए, भावना और ये, अब इन्होंने किसी की चिंता नहीं की। मदन लाल जी से मैंने परसों बात की, इवन राजेश ऋषि से परसों बात की मैंने। सबका वही है जो पहले होता था। आपको मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, कि जब पहली बार 49 डेज की गवर्नमेंट आई, तब भी इनएक्सेसिबल थे एमएलए को, क्योंकि इनको लगे तो देश के लोगों की कंपल्शन है कि ये मतलब मुझे सपोर्ट करे, मैं तो नायक हूं। लोग उनकी अपनी देशभक्ति की वजह से हमें सपोर्ट करते होंगे।
तो आप ये ध्यान दीजिए कि इन्होंने कभी भी किसी को भाव नहीं दिया। एमएलए को हमेशा इनएक्सेसिबल रहते थे। और ये मदन लाल जी ने एंड राजेश विशी ने मुझे फिर बताया कि हमेशा इनका एटीट्यूड ये था। मदन लाल की टिकट काटे, मदन लाल की टिकट काट के संजय सिंह ने क्या बोला, ये मैं अंदर की आपको बातें बताता हूँ, क्योंकि मदन लाल जी ने मुझे बताया। मदन लाल जी कहते हैं कि संजय सिंह ने बोल दिया कि ये तो बसोया, एक नीरज बसोया को टिकट दिया इन्होंने, वो बीजेपी में है। तो वो कहते हैं ये तो आपस में फैमिली रिलेशनशिप है, आई थिंक कोई कजन वाला चाचा ताऊ का रिलेशनशिप है इनका। तो कहते हैं संजय सिंह ने कहा कि मदन लाल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम नीरज बस मतलब जो भी नीरज पहलवान है, सॉरी नीरज पहलवान या नीरज बसोया को टिकट। हुआ क्या था कि कस्तूरबा नगर में एंड वक्त पे मदन लाल की टिकट काट के इन्होंने नीरज बसोया को दे दी। नीरज पहलवान भी बोलते हैं उन्हें, एंड वक्त विदाउट इवन टेलिंग हिम कि आपकी टिकट काटेंगे, जबकि वो पिछले 3 बार से लगातार विधायक रहे। मदन लाल जी कहते हैं कि मुझे बताया तक नहीं गया। और संजय सिंह ने उस पर यह बयान जारी किया, मतलब बयान लोगों को ये बोला कि मदन लाल तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनका आपस में फैमिली रिलेशनशिप है। तो आप समझ सकते हैं ना। इसी प्रकार से राजेश ऋषि जो जनकपुरी से एमएलए हैं, उन्होंने उनकी भी टिकट काटी गई, सबसे पैसे मांगे गए और साथ में एन वक्त में टिकट काटी। तो ये पॉलिटिक्स किस कर रहे हैं? जितने 8 लोग बीजेपी में शामिल हो गए इस्तीफा देने के बाद, इन सबके टिकट इसलिए कटे थे क्योंकि पैसा मांगा गया था और उन्होंने पैसा नहीं दिया। पैसे की बोली लगाई गई इनसे। जो राजेश ऋषि ने मुझे बताया कि मेरे से 8 करोड़ मांगे गए थे, 8 करोड़। मदन लाल भी यही बोलते हैं। अच्छा, अब टिकट ये नहीं था कि टिकट इसलिए काटी गई कि ये 8 करोड़ देते हैं ना देते, वो अलग मुद्दा है, क्योंकि वो तो वो जानते होंगे, बट हायर बोली वाला आ गया। अच्छा, आप समझ सकते हैं। तो ये बोलियां मतलब खेलते हैं, नीलामी हुई, ऑक्शन हुई वहां पे सीट की। ये तो ऑक्शन है, दिस इज हाउ ही ऑपरेट्स। ये वो थे जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए थे और आज भी क्लेम करते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी करते क्या कि चंदा की पारदर्शिता खत्म कर दी। इस किस्म के इनकी हरकतें आप समझते हैं। सर, केजरीवाल और सिसोदिया और आतिशी, आपको लगता है ये तीनों अपनी सीटें बचा पाएंगे? तीनों की सीटें जमानत जब्त होने वाली है। नई दिल्ली विधानसभा में इस वक्त केजरीवाल की मतलब उनका तो बिल्कुल हवा गायब है। यहाँ से यहाँ पे इतनी बुरी हालत में है, इसलिए जैसा बात हुई अपनी कि अगले 48 घंटे इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ही कैन डू एनी काइंड ऑफ नोटंकी। इतनी खतरनाक यहाँ पे इनकी पराजय होने वाली है, बड़ी जबरदस्त पराजय होने वाली है। उसके अलावा मनीष सिसोदिया तो भगोड़ा साबित हो चुके हैं, जो अपने आप को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मॉडल मानते हैं, स्वयं को शिक्षा मंत्री कहते हैं, बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हुए। सॉरी टू से, शिक्षा मंत्री नहीं, आप शराब मंत्री है, ठीक है। वो भाग के जंगपुर आ गए, अपने किसी गुरके की टिकट हटा दी, ठीक है ना, वहां से जो थे प्रवीण कुमार। अच्छा, उधर से ये आतिशी है जो कालका जी से लड़ गए, इन सब की जमानत जब्त होने। आतिशी तो वैसे ही, आई मीन मतलब ही नहीं है उनका, तो वहां पे कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब नौटंकियां, आंसू बहाना, एक कुर्सी के साथ दूसरी खाली कुर्सी करना, अव्वल दर्जे की हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी। पर सर, आपको जब आप केजरीवाल के साथ हुआ करते थे 2013-14 में, आपको कोई ऐसा वाक्य याद आता है जहां पर केजरीवाल ने अचानक से कोई ऐसा ड्रामा किया कि हर कोई हैरान रह गया हो? कोई ऐसा वाक्य याद आता है? स्याही फैलवाई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तब भी। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कब की बात है, बट ये बड़े आंदोलन और पार्टी के इनिशियल समय की बात है। इन्होंने स्याही अपने पे फेंकवाई थी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इन पे स्याही की भी इंक प्लस प्रशांत भूषण पे गिरी थी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो ये अपने लेवल पे ये इस किस्म की, जैसे वो ध्यान होगा आपको कि जब ये पहली बार बनारस का चुनाव लड़ने पहुंचे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने चैलेंज किया था। तो बनारस से उनका भी पहला चुनाव था और इन्होंने वहां पे ही फ्लेक्स्ड हिज मसल्स की मैं जाके चुनाव लड़ूं। वो भी वहां पे गाड़ी पे जाना, जिस मतलब ट्रेन में गए वहां से, जिस ढंग से सब पूरा नौटंकी था वहां पे, कोई स्कोप नहीं था। और आपस में इनकी गुटबाजी भी इतनी थी कि वाराणसी में ये थे, कुमार विश्वास अमेठी में थे, और आपस में इतनी गुटबाजी थी कि लोगों को बोला गया कि कुमार विश्वास को किसी ढंग से सपोर्ट मत कीजिए। उनका कैंपेन वहां बैठा दिया गया था। और कुमार विश्वास भी अमेठी के लिए नए थे, नेचुरली उनको कोई लेना देना तो था नहीं अमेठी से। लेकिन जिस प्रकार से सारा ताना बाना बनारस बुलवा लिया गया और अमेठी में उनको काइंड ऑफ ऐसे छोड़ दिया गया, तो ये शो करता है इनके शुरू से इस किस्म की नाटकबाजी और
मतलब झूठ फरेब एवं जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है। और दुख की बात यह है कि पूरा देश आंदोलित होता रहा, और ये बैठक इनके साथ थे अंदर ही अंदर शुरू से संजय सिंह, जो होते ना व्हीलर डीलर काइंड ऑफ लोग, जो जोड़ तोड़, जिनको कोई लेना देना नहीं है, बस वंदे मातरम बोल दो, भारत माता की जय बोल दो, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन काला, उनका दिल काला।